नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एनसीईआरटी भूगोल के चैप्टर नंबर 4 में। चैप्टर का ये दूसरा वीडियो है। पहले चैप्टर में हमने वायुमंडल का संगठन के अंतर्गत ग्रीन हाउस इफेक्ट और भूमंडलीय तापन तथा वायुमंडल की संरचना को अध्ययन कर लिया था। इस वीडियो में हमें मौसम एवं जलवायु, पवन संचार एवं वर्षा के प्रकार का अध्ययन करना है। चलिए प्रारंभ करते हैं। मौसम एवं जलवायु का अध्ययन करने से पहले हमें कुछ यंत्र के बारे में बेसिक जानकारी होनी चाहिए। पहले नंबर पर थर्मामीटर से हम तापमान का मापन करते हैं। थर्मामीटर कई प्रकार के होते हैं, चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं। हालांकि अब वर्तमान में डिजिटल थर्मामीटर भी प्रचलन में है। दूसरे नंबर का यंत्र है वायुदाब मापी। इस अध्याय का अध्ययन करने के लिए इस यंत्र का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। तो वायुदाब मापी से किस बात का मापन किया जाता है? इससे वायुदाब का मापन किया जाता है। इसकी अंग्रेजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बैरोमीटर। वायुदाब क्या होता है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। चलिए समझते हैं। जैसा कि आपको पिछली वीडियो में बताया जा चुका है कि पृथ्वी के बाहर एक हवा का आवरण होता है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल की ऊंचाई 10,000 किलोमीटर के आसपास है। और एक दूसरी चीज़ भी आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी होगी कि पृथ्वी के पास जो वायु है वो वजन रखती है, यानी उसका कोई ना कोई भार होता है। इन दोनों चीज़ों को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है और समझना है। जैसे मान लीजिए किताबों का ढेर है, आपके घर में भी किताबें रखी होती हैं। तो अगर ये मान लीजिए 2 किताबें ऊपर की हैं, यहाँ पर आप उंगली अपनी दबाएंगे तो आपको वजन कम पड़ेगा। आप यहाँ पर उंगली दबाएंगे तो ज़्यादा वजन महसूस होगा, जबकि सबसे निचली वाली किताब के नीचे अपनी उंगली दबाएंगे तो ज़्यादा वजन महसूस होगा। तो इसको उसी तरह से इस किताबों का जो ढेर है उसको मान लीजिए पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल की परतें हैं ये। तो पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल की परतों का जो दबाव है वो सबसे ज़्यादा नीचे होता है। यानी आप समुद्र तल में आप जाओगे यहाँ पर, तो समुद्र तल में इन हवाओं का जो दबाव है सबसे ज़्यादा होता है। मान लीजिए किताबें हैं, जिस तरह से किताबों का दबाव सबसे ज़्यादा नीचे होता है, उसी तरह से पृथ्वी के ऊपर जो भी वायु होगी उसका सबसे ज़्यादा दबाव नीचे होता है। और जैसे जैसे आप पृथ्वी के तल से ऊपर बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे उसका दबाव क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। यानी समुद्र तल से ऊपर उठने पर वायुदाब में लगातार क्या आती है, कमी आती है। ये इस बात का सूचक है। और सेम टू सेम किताब का एग्जाम्पल भी लेकर के चलते हैं। किताबों में जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे और अपनी उंगली बीच में यहाँ पर दबाएंगे तो दबाव आपके ऊपर कम पड़ेगा, आपकी उंगली के ऊपर। इस प्रैक्टिकल से हमने ये क्लियर कर लिया है कि पृथ्वी की सतह से ऊपर उठने पर वायुदाब कम होता चला जाता है, यानी हवा का हमारे ऊपर दबाव शरीर पर कम होता चला जाता है। तो ये बात हमने क्लियर की। एक दूसरे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि वायुदाब मापी का जो पाठ्यांक है, यहाँ पर ध्यान से देखिए 2 चीज़ें बनी हुई हैं। इधर बादल बना हुआ है और इधर चमकता हुआ सूर्य बना हुआ है। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि अगर ये पाठ्यांक लगातार नीचे की ओर इधर की ओर गिरता है तो किस बात का संकेत होता है? तो आपको बता देना है चित्र देख करके, ये वर्षा का संकेत होता है। जबकि ये जो पाठ्यांक है दाईं ओर अगर बढ़ता जाए या ऊपर की ओर उठता जाए पाठ्यांक, तो किस बात का संकेत होगा? तो साफ मौसम का संकेत होगा। एक दूसरी बात, ये पाठ्यांक जो है इधर की ओर आए, अगर धीरे धीरे आ रहा है तो वर्षा का संकेत होगा, लेकिन अगर तेजी से आकर के इधर गिर जाए, नीचे की ओर आ जाए, तो ये आंधी तूफान का संकेत होगा। अगला यंत्र है वर्षा मापी, रेन गेज इंग्लिश में ध्यान रखिए। और रेन गेज से वर्षा की मात्रा का मापन किया जाता है कि कितनी बरसात हुई। और रेन गेज से एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि किस पैमाने पर इसका मापन किया जाता है? तो सेंटीमीटर में मापन किया जाता है। सेंटीमीटर में वर्षा की मात्रा को मापा जाता है, कितने सेंटीमीटर एवरेज जो है रेन हुई है। अगला यंत्र हमारा है वात दिग्दर्शी विंडवेन। ये हमें वायु की चलने की दिशा बताता है। ये एरो आपको डायरेक्शन बताएगा और ये नीचे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बना हुआ है, उससे हमें पता चल जाता है कि किस दिशा में हवा चल रही है। इसी से मिलता जुलता एक अन्य यंत्र है जिसे एनीमोमीटर कहा जाता है। और एनीमोमीटर में वायु की गति का मापन किया जाता है, यानी हवा किस दिशा में चल रही इसकी जानकारी तो हमको पीछे मिल गई, लेकिन हवा कितनी स्पीड से चल रही। तो ये जब हवा चलती है तो ये जो लगे हुए हैं यंत्र ये घूमते हैं और ये स्पीडोमीटर की तरह हमें बता देता है कि हवा कितनी स्पीड से चल रही, कितने किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही। तो इन 5 यंत्रों के बारे में हमने समझा है। इसके बाद यहाँ पर अगला टॉपिक हमारा है तापमान। ये पृथ्वी का थर्मल जोन है, यानी इसमें पृथ्वी को 3 तापीय जोनों में बांटा गया है। इसमें से पहला जोन जो ब्राउन कलर से आपको दिखाई दे रहा है, ये कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच स्थित है। और क्योंकि सूर्य साल भर लंबवत इन्हीं रेखाओं के मध्य चमकता है, इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी प्राप्त होती है पृथ्वी को। और जब सबसे ज़्यादा यहाँ पर गर्मी प्राप्त होती है, इसी वजह से इसका नाम रखा गया है उष्णकटिबंध। इसके ऊपर जाने पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं, लेकिन लंबवत नहीं पड़ पाती हैं, थोड़ा तिरछी पड़ती हैं। इस वजह से यहाँ पर गर्मी उतनी ज़्यादा नहीं होती है।
तो न बहुत ज़्यादा गर्मी होती है न बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। इसी वजह से इस जोन को शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। शीत और उष्ण दोनों मिला दिया गया है, यानी ठंडी और गर्मी दोनों यहाँ पर मिक्स है, इसलिए इसको शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। इंग्लिश में टेम्परेट जोन कहा जाता है। ऊपर आप जाएंगे 66.5 से ऊपर 90 तक, 66.5 से नीचे 90 तक जाएंगे, नीले रंग से दिखाया गया है। यहाँ पर सूर्य की किरणें लंबवत नहीं, एकदम से नहीं पड़ती हैं, बहुत ज़्यादा तिरछी पड़ती हैं। जब बहुत ज़्यादा तिरछी पड़ेंगे तो ये गर्मी यहाँ पर ज़्यादा नहीं पैदा कर पाती हैं और इस वजह से यहाँ पर साल भर ठंडी रहती है, भयंकर बर्फ भी जमा रहती है। इस वजह से इस क्षेत्र को शीत कटिबंध कहा जाता है। इंग्लिश में फ्रिगिड जोन कहा जाता है। तो समझ लीजिए फिर से, इंग्लिश में इसे हीट जोन, हिंदी में उष्ण कटिबंध, टेम्परेट जोन इंग्लिश में, हिंदी में शीतोष्ण कटिबंध, इसे फ्रिगिड जोन और हिंदी में शीत कटिबंध के नाम से जाना जाता है। तो 3 तापीय जोनों में बांटा गया है पृथ्वी को। अब आकर के प्रश्न को देखते हैं। लिखा हुआ है सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन अथवा सूर्यतप या आइसोलेशन कहा जाता है। हमने आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट के दौरान बताया था कि पृथ्वी के चारों ओर CO2 मुख्य रूप से और तमाम सारी अन्य गैसें हैं, वो ग्रीन हाउस गैसें यहाँ पर पाई जाती हैं। और वो ग्रीन हाउस गैसें क्या करती हैं, सूर्य से आने वाली ऊर्जा को कुछ समय के लिए अपने अंदर रोक लेती हैं और जब अपने अंदर सूर्य की रोशनी को पृथ्वी एब्जॉर्ब कर लेगी, रोक लेगी, इसी को आइसोलेशन कहा जाता है, आतपन कहा जाता है। अब ये जो सूर्यतप है ये पृथ्वी में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। हमने आपको पहले ही बताया, जहाँ पर सूर्य की रोशनी ज़्यादा लंबवत पड़ेगी वहाँ पर गर्मी ज़्यादा होगी। जैसे जैसे आप ध्रुवों की ओर जाएंगे तो ये गर्मी जो है कम होती चली जाएगी, ठंडी में बदलती जाएगी। वही चीज़ आपको यहाँ पर तैयार करना है। एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर क्या होगी? तो भूमध्य रेखा ये है, भूमध्य रेखा से आप ध्रुवों की ओर लगातार जाएंगे, आप देख रहे हैं कि आतपन की मात्रा लगातार घट रही है। इसी वजह से भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर पृथ्वी के तापमान में लगातार कमी आएगी। तो 2 बातें याद रखना है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर आतपन की मात्रा भी घटती जाएगी और पृथ्वी का तापमान भी घटता जाएगा। तापमान को मापने की इकाई डिग्री सेल्सियस होती है और इस बात का मापन सबसे पहले एंडर्स सेल्सियस महोदय ने किया था। वायुदाब के बारे में मैंने आपको बेसिक से जानकारी पीछे दी है, ये फैक्ट भी मैंने आपको पीछे करवा दिया है। अब यहाँ पर एक मुख्य बात हमें जानना है कि जो वायुदाब होता है वो चलता किधर से किधर की ओर। मान लीजिए कोई स्थान यहाँ पर है और कोई स्थान यहाँ पर है, तो यहाँ पर जब एयर प्रेशर क्या हो जाता है, लो हो जाता है और यहाँ पर एयर प्रेशर हाई हो जाता है, तो हमेशा हाई से लो की ओर हवाएं चलने लगती हैं। याद रखें, हाई से लो की ओर हवाएं चलने लगती हैं। ये देखिए लिखा हुआ है, वायु सदैव उच्च दाब से क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है और वायु की इस गति को ही पवन कहा जाता है। वायु अलग चीज होती है, पवन अलग चीज होती है, यानी एयर अलग चीज होती है, विंड अलग चीज होती है। किसी कमरे में जब आप बैठे हो तो वहाँ पर कमरे के अंदर जो हवा है उसको हवा या वायु कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब वो वायु मूवमेंट करने लगती है, एक जगह से दूसरे स्थान पर चलने लगती है, इस गति के कारण उस वायु को अब पवन कहा जाएगा। तो जब कोई स्थिर हो हवा उसको वायु कहेंगे और जब कोई गतिमान हवा हो उसको पवन कहेंगे। पवन को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, इसको ध्यान समझना है। कुछ ऐसी पवनें होती हैं जो साल भर एक ही दिशा में चलती हैं, उनकी डायरेक्शन निश्चित होती है। अगर वो किसी दिशा में चल रही हैं तो हमेशा एक ही दिशा में पूरे साल चलेंगी, ऐसी पवनों को स्थायी पवनें कहा जाता है। मौसमी पवनें ये मौसम की तरह होती हैं, यानी अभी कुछ समय तक ये इधर से इधर की ओर जाएंगी और फिर बाकी कुछ समय पश्चात ये इधर से इधर की ओर जाएंगी, यानी डायरेक्शन में अपने बदलाव कर लेती हैं, समय के साथ अपने दिशा में परिवर्तन कर लेती हैं। पहले इधर से इधर की ओर जा रहे हैं, फिर इधर से इधर की ओर जाने लगेंगी। ऐसी पवनों को मौसमी पवनें कहा जाता है। स्थानीय ऐसी पवनें होती हैं जो किसी छोटे क्षेत्र विशेष में चलती हैं और कुछ समय विशेष में चलती हैं और उसके पश्चात इनका अंत हो जाता है। ऐसी पवनों को स्थानीय पवनें कहा जाता है। तो चलिए स्थायी पवनों को हम प्रारंभ करते हैं। स्थायी पवनों को समझने से पहले हमें प्रेशर बेल्ट को जानना जरूरी है। सबसे पहले हमें प्रेशर बेल्ट को याद करना है। इसको याद करने के लिए एक बहुत सिंपल तरीका है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर लो प्रेशर, ये लो प्रेशर बेल्ट है। यहाँ पर 7 बेल्टें होंगी, इन 7 बेल्टों को हमें तैयार करना है। बीचों बीच जाएंगे, यहाँ पर लो प्रेशर है, उसके अगल बगल जाएंगे तो आपको हाई प्रेशर मिलेगा। यहाँ पर हाई प्रेशर और यहाँ पर भी हाई प्रेशर। इसके फिर अगल बगल जाएंगे तो फिर आपको लो प्रेशर मिलेगा, ग्रीन ग्रीन। इसके फिर ऊपर नीचे जाएंगे तो यहाँ पर फिर आपको हाई प्रेशर और फिर से आपको हाई प्रेशर मिलेगा, यानी बीच में लो प्रेशर रहेगा, उसके अगल बगल हाई प्रेशर, फिर उसके अगल बगल लो प्रेशर और फिर उसके अगल बगल हाई प्रेशर। इतनी चीज़ें ध्यान रखना है। अब चलिए इनके पहले क्या लिखा हो इसको समझना है, क्योंकि ये जो लो प्रेशर बेल्ट है वो इक्वेटर के पास है, इसलिए इसको इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट कहा जाता है। यहाँ पे आपको याद होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न,
यानी यहाँ पर कर्क रेखा है लगभग और यहाँ पर मकर रेखा है। तो ट्रॉपिकल क्षेत्र में है ये बेल्ट, इसलिए इसको सब ट्रॉपिकल नाम दे देते हैं। तो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट हो गई, ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट हो गई। इसके ऊपर जाएंगे यहाँ पर नीले रंग से, तो ये पोल का क्षेत्र है, ध्रुवीय क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पर इसको क्या कहा गया है, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। तो यहाँ पर पोलर लगा दिया, यहाँ पर भी पोलर लगा दिया। और पोलर के अगल बगल के क्षेत्र में जाइए, यहाँ पर हरे रंग से दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हरे रंग से दिखाई दे रहा है, तो पोलर के पास वाला क्षेत्र है, इसलिए इसको हमने सब पोलर शब्द इस्तेमाल कर दिया है। हिंदी में भी मैं आपको इनका नाम बता देता हूँ। इसे विषुवतरेखीय निम्न दाब पेटी कहा जाएगा, इसे उपोष्ण उच्च दाब पेटी कहा जाएगा दोनों को, और इसे उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी कहा जाएगा इन दोनों को, और इन दोनों को ध्रुवीय उच्च दाब पेटी के नाम से जाना जाएगा। तो इस तरह से 7 पेटियां हैं, इन 7 पेटियों को तैयार करना है। अब इन पेटियों के अंदर आपको पता है कि हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये हाई प्रेशर है, तो हाई प्रेशर से इधर लो प्रेशर की ओर हवाएं चल रही हैं, ये चल रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हाई प्रेशर बना, तो हाई प्रेशर से फिर इधर लो प्रेशर की ओर देखिए हवाएं चल रही हैं। ये यहाँ पर हाई प्रेशर बना, तो यहाँ से फिर लो प्रेशर की ओर हवाएं चल रही हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखिए, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं, ये हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं चल रही हैं, ये हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर से लो की ओर, और हाई से लो की ओर। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तो यहीं पर जो चलने वाली हवाएं हैं ये स्थायी पवनें होती हैं। ट्रेड विंड्स देख लीजिए, दोनों ट्रेड विंड्स हैं। इसके बाद वेस्टर्लीज है यहाँ पर, इसके बाद पोलर ईस्टर्लीज है यहाँ पर और यहाँ पर। 3 प्रकार की यहाँ पर हवाएं चलती हैं, ये तीनों प्रकार की हवाएं लिखी हुई हैं। और ये जो हवाएं हैं हमेशा साल भर एक ही डायरेक्शन में चलती हैं, इसलिए इनको स्थायी या परमानेंट विंड्स के नाम से जाना जाता है। इन्हें व्यापारिक पवनें कहा जाता है, ट्रेड विंड्स कहा जाता है। ये पूर्व से चल करके आई हैं, इसलिए इनको पूर्वी पवनें या पूर्वा पवनें भी कहा जाता है। जबकि ये नीचे जो है वेस्टर्लीज, इनको पछुआ पवनें कहा जाता है, क्योंकि पश्चिम की ओर से चल करके आ रही हैं, इसलिए इनको पछुआ पवनें कहा जा रहा है इन दोनों को। और ये ध्रुवों की ओर चलती हैं, ये ध्रुवों की ओर से चलती हैं इधर की ओर, इसलिए इनको ध्रुवीय पवनें कहा जाता है। बस इतना ही। बाकी इन पवनों का ज़्यादा जो विस्तार है, डिटेल है, वो हम पीसेस की क्लासेस में पढ़ेंगे। हमारा अगला टॉपिक है मौसमी पवनें। मैंने आपको पहले ही बताया कि ऐसी पवनें जो समय के साथ अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेती हैं, उनको मौसमी पवनें कहा जाता है। मौसमी पवनों के अंतर्गत मैं आपको 3 एग्जाम्पल बताऊंगा। सबसे इसका पहला जो एग्जाम्पल है वो है मानसूनी पवनें। आपको पता होना चाहिए कि मानसून की जो सबसे अच्छी दशाएं हैं वो भारत और उसके पड़ोसी देशों के आसपास पाई जाती हैं। अब मानसून पवनें ऋतु के परिवर्तन के साथ ही अपनी दिशाओं में बदलाव ले आती हैं। जैसे गर्मी के मौसम में ये जो रेड कलर से दिखाया गया है, तो इस डायरेक्शन में हवाएं चलती हैं, इनको दक्षिण पश्चिमी मानसून कहा जाता है। और जब से ठंडी पड़ती है, यानी ऋतु में परिवर्तन हो गया, ठंडी पड़ने लगी, तो ये उत्तर पूर्व से आने लगती हैं। देखिए, उत्तर पूर्व से आने लगी हैं, एकदम डायरेक्शन चेंज हो गई है, तो इनको उत्तर पूर्वी पवनें कहा जाता है। तो मानसूनी पवनें का किस प्रकार की पवनें हैं? मौसमी पवनें होती हैं, सीजन वाइज चलती हैं। एक सीजन में देखिए इधर से इधर की ओर चल रही हैं, दूसरे सीजन में इधर से इधर की ओर चल रही हैं। ऐसी पवनें जो मौसम परिवर्तन होने पर अपनी दिशा को बदल लेती हैं, उनको मौसमी पवनें कहा जाता है। तो इसका पहला एग्जाम्पल है मानसूनी पवनें, ये साल में ऐसी घटना होती है। इसका दूसरा एग्जाम्पल है स्थल एवं समुद्री समीर। इसकी क्रियाविधि को समझने के लिए हमें 2 बातें समझना है अच्छी तरह से। पहली बात आपको बताई जा चुकी है कि जो हवाएं हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। दूसरी विशेष बात आपको यहाँ पर जानना है कि जो स्थल खंड होता है वो जल खंड की अपेक्षा, जल का जो भाग है इस भाग की अपेक्षा जल्दी से गर्म हो जाता है और जल्दी ही ठंडा हो जाता है। दूसरी भाषा में कहें कि समुद्र का जो जल है वो देरी से गर्म होता है और देरी से ठंडा होता है। तो इन दोनों बातों को चलिए इम्प्लीमेंट करते हैं और आंसर निकालते हैं। स्थल व समुद्री समीर क्या होता है समझते हैं। ये दिन का समय है और ये रात के समय की बात है। दिन के समय में होता क्या है, सूर्य चमकता है ऊपर। जब सूर्य चमकता है, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो लैंड है जल्दी गर्म हो जाता है। ये अभी देर से गर्म होगा, लेकिन जब दोपहर पड़ेगी तो ये जल्दी ही गर्म हो जाएगा ज़मीन। जब जल्दी गर्म हो जाएगा तो इसके ऊपर की हवा जो है क्या हो जाएगी, वो भी गर्म हो जाएगी। और गर्म होने के बाद हवा हमेशा कहाँ चली जाती है, ऊपर की ओर उठ जाती है। जब हवा ऊपर की ओर उठ जाएगी और हवा यहाँ की हल्की हो जाएगी तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर लो प्रेशर बेल्ट बनेगा। जब हवा हल्की हो गई तो हवा दबाव ज़्यादा नहीं डालेगी, इसलिए यहाँ पर लो प्रेशर बेल्ट बनेगा। जबकि अभी समुद्र का पानी गर्म नहीं हुआ है ज़्यादा,
इसके अपेक्षा ज़्यादा गर्म नहीं हुआ, ठंडा है इसके अपेक्षा। जब ठंडा होगा तो यहाँ का जो हवा है वो भी ठंडी होगी। जब हवा ठंडी होगी तो इसके ऊपर का जो क्षेत्र बनेगा वो हाई प्रेशर जोन बनाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हाई प्रेशर जोन बन रहा है और यहाँ पर लो प्रेशर जोन बन रहा है। तो आपको पहले ही बताया गया कि हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलने लगती हैं। इस प्रकार की पवनों को सी ब्रीज कहा जाता है। सी से आ रही हैं, नाम को भी ध्यान रखना है, ये पवनें सी से आ रही हैं लैंड की ओर, तो जिधर से आ रही हैं वैसा ही नाम रख देते हैं इनका। सी से आने की वजह से इनको सी ब्रीज कहा जाएगा। और जैसे ही लैंड में आएंगी तो लैंड में फिर से यहाँ का क्लाइमेट जो है गर्म है, तो ये हवाएं आएंगी फिर से गर्म हो जाएंगी, गर्म होकर के फिर से ऊपर उठ जाएंगी और ऊपर उठने के बाद फिर इधर इनका स्थान लेने के लिए इधर आ जाएंगी और इस तरह से एक साइकिल चलेगा। इसकी जस्ट अपोजिट जो प्रक्रिया होगी वो लैंड ब्रिज में होगी। इसमें क्या होता है, रात के समय में जो सी है अभी भी गर्म ही है। दिन के समय जो इसका सूर्य का ताप प्राप्त हुआ था उसकी वजह से गर्म ही है अभी, जबकि ये रात के समय ठंडा हो जाएगा। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इस बार कहाँ बनेगा, यहाँ पर हाई प्रेशर जोन बनेगा और यहाँ पर लो प्रेशर जोन बनेगा। जब यहाँ पर लो प्रेशर बनेगा तो और यहाँ पर हाई प्रेशर बनेगा, तो आपको पहले ही बताया जा चुका है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं चलने लगती हैं। तो देखिए फिर से हवाएं मूवमेंट करने लगती हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। यहाँ पर फिर जाएंगे, फिर ये ऊपर उठ जाएंगी गर्म होकर के और फिर इस तरह से एक साइकिल चलेगा। तो क्योंकि ये हवाएं लैंड से चल रही हैं, देखिए लैंड से चल रही हैं किधर की ओर, सी की ओर चल रही हैं, इसलिए इनको लैंड ब्रिज कहा जाता है। सेम ऐसी ही प्रक्रिया पर्वत एवं घाटी समीर के साथ भी होती है। इसको मैं आपको नहीं समझाऊंगा। तो पर्वत एवं घाटी समीर भी किस प्रकार का उदाहरण है, ये भी एक सीजनल विंड का उदाहरण है। पवनों में तीसरे प्रकार की पवनें होती हैं स्थानीय पवनें। मैंने आपको पहले बताया कि कुछ विशेष समय में चलने वाली पवनें होती हैं। जैसे भारत में, उत्तर भारत में जो चलने वाली पवन है उसको लू कहा जाता है। और लू किस प्रकार की होती हैं हवाएं, गर्म हवाएं होती हैं। तो हालांकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दूंगा थोड़ा सा। प्रकृति के बारे में प्रश्न पूछ जाते हैं कि ये पवनें गर्म हैं कि ठंडी हैं, ये आपको खुद ही पता करना होगा। मैं अभी आपको होमवर्क दूंगा। जबकि इनकी लोकेशन दूसरा पूछा जाता है कि किस प्रकार की पवनें किस देश में चलती हैं, तो लोकेशन मैं आपको हल्का सा क्लियर करवाऊंगा। सबसे पहले चिनूक के बारे में तैयार रखिएगा, इसके बाद ब्लिजार्ड, दक्षिण अमेरिका में जाकर के पैम्पेरो, रूस में जाइए बुरान और कारा बुरान, ब्रिक फील्डर। एक विशेष मैं आपको बात बता दूं कि इन पवनों को आप हमेशा मैप से ही तैयार करिए। मैप से तैयार करेंगे तो आपको 90% ये चीज़ क्लियर हो जाएगा कि जिस स्थान पर ये हवाएं चलती हैं वहाँ पर ठंडी है कि गर्म है। जैसे मान लीजिए बुरान के बारे में बात हो रही है, तो बुरान गर्म होगी कि ठंडी होगी ये आपको तुरंत अनुमान लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर साइबेरिया का क्षेत्र है और साइबेरिया में चलने वाली हवा बुरान है। तो बुरान में सीधी सी बात है कि ये कैसी हवा होगी, ठंडी हवा होगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्लियर हो जाएगा। सेंट्रल में जाएंगे तो अफ्रीका की हवाएं काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सिरक्को है, खमसिन है, हरमट्टन है। और आपको पता है कि सिरक्को, खमसिन इस तरह के जो हवाएं हैं ये रेगिस्तानी क्षेत्र है, तो रेगिस्तान में गर्म होता ही है। जब गर्म रेगिस्तान है ये तो गर्म हवाएं भी होंगी। तो इस तरह से आपको कॉन्सेप्ट तैयार करना है। सिरक्को, खमसिन, हरमट्टन, हबूब, चारों हवाएं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तैयार कर लीजिएगा इनकी लोकेशन, इन पर रिसर्च करिएगा। इधर जाएंगे फ्रांस के आसपास मिस्ट्रल, फॉन, बोरा, इतनी 3 हवाएं ही पर्याप्त। हमारा अगला टॉपिक है वर्षा के प्रकार। वर्षा 3 प्रकार की होती है, संवहनीय, पर्वतीय एवं चक्रवाती वर्षा। वर्षा करने के लिए एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है कि गर्म हवाओं में जो जलवाष्प की मात्रा होती है उसको कंडेंसेशन की आवश्यकता होती है, यानी जब तक उसका कंडेंसेशन या संघनन नहीं होगा तब तक वो वर्षा नहीं करवाएगी। और संघनन करने के लिए तापमान में कमी की आवश्यकता होती है। तापमान कैसे कम होगा, तो जैसे जैसे वो पृथ्वी से ऊपर हवाएं ऊपर उठेंगी वैसे वैसे उनका तापमान कम होगा, और जैसे जैसे तापमान कम होगा वो संघनन उनका होगा, और संघनन होने के बाद वो वर्षा करवाएंगे। तो पृथ्वी के ऊपर उन हवाओं को उठाने के 3 तरीके हैं, और इन 3 तरीकों के माध्यम से पृथ्वी के ऊपर उस हवा को ऊपर उठाया जाता है। पहला तरीका ये है कन्वेक्शनल रेनफॉल। पृथ्वी के बीचों बीच के क्षेत्र में आप जाएंगे, वहाँ पर ऊपर से हवा आ रही थी पूर्वी पवनें और नीचे से पूर्वी पवनें आ रही थी, टकराएंगी। बीच के क्षेत्र पृथ्वी के बहुत ज़्यादा गर्म है, टकरा करके ऊपर उठ जाएंगी। ये देखिए ऊपर उठ रही हैं, और जब ऊपर उठ जाएंगी तो क्या होगा, मैंने आपको पहले बताया कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन के बाद बरसात होगी। दूसरी तरह से ओरोग्राफिक या रिलीफ होती है, यानी पर्वतीय वर्षा भी इसको कहा जाता है। कोई पर्वत मिलेगा, कोई उच्चावच मिलेगा, इस उच्चावच से के किनारे किनारे या सहारे सहारे हवाएं ऊपर उठ जाती हैं,
जब इसके सहारे सहारे हवा में ऊपर उठ जाएंगी तो उनका तापमान ऑलरेडी कम हो जाएगा। जब तापमान कम हो जाएगा तो फिर से वो वर्षा करवाएंगी। इस प्रकार की वर्षा को हम पर्वतीय वर्षा कहा करते हैं। पर्वतीय वर्षा में एक बेसिक चीज़ और समझ लीजिएगा कि ये पर्वतीय वर्षा जो होगी इसी ढाल पर होगी, पर्वत की इसी ढाल पर ज़्यादा मात्रा में होगी और इस तरफ जाते जाते इसकी जो नमी है वो समाप्त हो जाएगी। इस वजह से इधर साइड बरसात नहीं हो पाएगी और इधर रेगिस्तान बन जाएगा। तो पर्वत का ये ढाल जिधर साइड वर्षा प्राप्त हुई है, जिधर से हवाएं आई हैं, टकराई हैं, इस क्षेत्र को या इस ढाल को विंडवार्ड साइड कहा जाता है। हिंदी में पवनाभिमुख ढाल कहा जाता है। और इसके दूसरे ढाल को जिधर वर्षा नहीं हुई है उसको पवनाविमुख ढाल या लीवार्ड साइड के नाम से जाना जाता है। और लीवार्ड साइड में ही हमेशा वृष्टि छाया प्रदेश पाया जाता है, यानी यहाँ पर वृष्टि छाया हो जाती है, वर्षा की छाया पड़ जाती है और इस स्थान पर बरसात नहीं होती। तो वृष्टि छाया प्रदेश आपको इम्पॉर्टेंट है, आगे चल करके और डिटेल से बताया जाएगा। एक तीसरे प्रकार की वर्षा होती है चक्रवाती वर्षा। जब चक्रवात चलता है तो चक्रवात अपने साथ गर्म हवा को ऊपर उठा करके ले जाता है और जब गर्म हवा ऊपर उठ जाएगी तो फिर वही प्रक्रिया होगी, कंडेंसेशन होगा और कंडेंसेशन के पश्चात वर्षा होगी। इसे साइक्लोनिक रेनफॉल या चक्रवाती वर्षा के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। हमारा अगला टॉपिक होगा जल, चैप्टर नंबर 5, जिसमें हम इन तमाम चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।